हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टारगेट विद चंद्रा यूट्यूब चैनल। मैं हूं चंद्रभान। तो जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी की और बाल मनोविज्ञान की, और हमने शुरुआत की थी सीटेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग। जो पहला टॉपिक दिया गया है कि बाल विकास और अधिगम के साथ उसका क्या संबंध है, तो उसी के तहत हमने बाल विकास का अर्थ, उसकी परिभाषाएँ पढ़ा। इसके साथ साथ हमने बाल विकास और अभिवृद्धि में डिफरेंस क्या है उसको पढ़ा। बाल विकास के जो सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों को हमने पढ़ा, और विकास के जो अन्य क्षेत्र हैं, पक्ष हैं, उन सभी क्षेत्रों के बारे में हमने पढ़ लिया है। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे, चूँकि हम विकास को अधिगम से देख करके, जोड़ करके पढ़ेंगे, कनेक्ट करके पढ़ेंगे, इनके आपस में क्या संबंध हैं, क्या अंतर संबंध हैं, तो इस वजह से हमें अधिगम को पढ़ना जरूरी हो गया है। तो यहाँ हम फिलहाल जब अधिगम पढ़ रहे हैं तो अधिगम जो है इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि अधिगम की अवधारणा कुछ हद तक अगर आपको समझ में आ जाएगी तो फिर विकास आपने पढ़ लिया तो विकास क्या के साथ अधिगम का क्या रिलेशनशिप है, क्या संबंध है, वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। इसके आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे, हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा विकास और अधिगम में संबंध। तो विकास को आपने समझ लिया, अब अधिगम को समझना जरूरी है। तो अधिगम को अगर आप पढ़ लेते हैं, एक कह सकते हैं एक अवधारणा, एक कॉन्सेप्ट अगर आपके मस्तिष्क में बन जाता है तो फिर दोनों में क्या संबंध है वो बहुत ही जल्दी समझ में आ जाएगा। तो आज हम बात करेंगे अधिगम के अर्थ की, अधिगम की परिभाषाओं की, अधिगम या सीखने की क्या विशेषताएं हैं और अधिगम की क्या प्रक्रिया है। तो ये 4 टॉपिक यहाँ पर हम क्लियर करने वाले हैं अधिगम से संबंधित। तो अगर हम बात करें सामान्य अर्थ में, वैसे तो मनोवैज्ञानिकों ने बहुत सारी जो हैं परिभाषाएं दी हैं, बहुत सारे अर्थ बताए हैं अधिगम के, और अगर देखा जाए तो सामान्य अर्थ में अधिगम का जो अर्थ होता है वो होता है व्यवहार में परिवर्तन। लेकिन हमेशा ये याद रखिए कि हर एक प्रकार का जो परिवर्तन है वो अधिगम नहीं हो सकता है। जैसे सपोज करें कि अगर कोई बीमार है तो बीमारी की वजह से उसके शारीरिक परिवर्तन भी होगा और मानसिक परिवर्तन भी होगा। अर्थात बीमार है तो हो सकता है उसका किसी चीज़ में मन नहीं लगेगा, बीमार है तो उसके अंदर सुस्ती रहेगी, बीमार है तो ना तो पढ़ पाएगा ना किसी सही से बात कर पाएगा, वो सोता ही रहेगा, लेटा रहेगा। तो इस तरीके से जो है उसके व्यवहार में परिवर्तन देखने को मिलता है। लेकिन क्या इस प्रकार का परिवर्तन अधिगम है? तो नहीं, इस प्रकार का जो परिवर्तन है वो अधिगम नहीं है। ऐसे ही अगर कोई दवा ले ले, कोई दवा की वजह से अगर व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है तो वो जो परिवर्तन है वो अधिगम नहीं कहलाएगा। थकान की वजह से कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा थक गया है, उस थकान की वजह से उसके व्यवहार में हमें परिवर्तन देखने को मिलता है, तो ये परिवर्तन भी अधिगम वाला परिवर्तन नहीं माना जाएगा। किसी ने अगर नशा कर लिया और नशे में धुत होकर के वो अनाप शनाप बक रहा है, या उसका बॉडी लैंग्वेज बदल गया है, चेंज हो गया है, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि इसको अधिगम हुआ है। कोई प्रेम में पागल हो जाए, प्रेम पुजारी बहुत सारे ऐसे होते हैं, उनका बिहेव चेंज हो जाए, तो हम उन्हें ये नहीं कह सकते हैं कि इसको अधिगम हुआ है। बल्कि अधिगम में जो परिवर्तन होता है वो अनुभव और अभ्यास के माध्यम से आता है। अगर अनुभव है, अभ्यास है और उसके पश्चात अगर व्यवहार में परिवर्तन होता है, और इस प्रकार का परिवर्तन अगर व्यक्ति या बालक को समायोजन देता है, अर्थात परिस्थितियों में वो एडजस्टमेंट करना सीखता है, इस प्रकार का परिवर्तन अगर हम देखेंगे तो हम ये कहेंगे कि हाँ, ये अधिगम है। तो सामान्य अर्थों में अधिगम का यही अर्थ होता है। उदाहरण के तौर पर अगर देखें तो जैसे छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा जब एकदम शैशवावस्था में होता है, शिशु जो होता है वो क्या करता है कि आगे की जो लौ है या दिए की जो लौ है, उस दिए की लौ को छूने की कोशिश करता है, और कई बार ऐसा रोकते हुए भी रोकते रहते हैं उनके पेरेंट्स, फिर भी वो छू लेता है, और जब वो जल जाता है तो उसके बाद में जब दोबारा उसको उस लौ की तरफ ले जाया जाता है उसके हाथ को, तो फिर वो अपने हाथ को पीछे की तरफ खींच लेता है। देखिए, अभी ना तो उसको किसी प्रकार की भाषा आती है, ना तो अभी वो किसी से कम्युनिकेशन स्थापित कर सकता है, लेकिन फिर भी उसको अनुभव हुआ। और यही जो है, ये सीखना जो है वो अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। अर्थात उसको पता चल गया कि अगर इस लौ को हम छुएंगे, दिए की लौ को, तो हमें कष्ट होगा, हमें दर्द होगा, हमारी उंगली जल जाएगी, राइट। और दोबारा जब उसको ले जाया जाता है तो अपना हाथ पीछे खींचता है, अर्थात अब उसका व्यवहार जो है बदल गया, अब उसके व्यवहार में परिवर्तन देखने को मिला। और कैसे मिला? वो मिला
अनुभव के द्वारा। तो सीधी सी बात है कि अगर अनुभव द्वारा व्यवहार में स्थायी परिवर्तन अगर देखने को मिलता है तो हम कह सकते हैं कि वो अधिगम होता है। और बहुत सारे लोग सीखते हैं लेकिन वो सीखना नहीं कहलाता है। अगर आप यांत्रिक तरीके से किसी चीज को सीख रहे हैं, रट्टा मार रहे हैं, तो फिर वो अधिगम नहीं है। अधिगम तो वास्तव में वो होता है जिस चीज का आप प्रैक्टिकल करें, जिस चीज का आप अनुभव करें, और बिना अनुभव के आपको अधिगम नहीं हो सकता। खासकर अगर शिशुओं को की बात करें, बालकों की बात करें, तो बालक जो है ठोस वस्तुओं से, स्थूल वस्तुओं से उनको अनुभव होता है। और यही एक वजह है कि अधिकतर जो मनोवैज्ञानिक हैं वो कहते हैं कि शुरुआती जो शिक्षण है, अर्थात जो शैशवावस्था के या बाल्यावस्था के जो बालक हैं, उनके शिक्षण में हमेशा ठोस वस्तुओं, मूर्त वस्तुओं, स्थूल वस्तुओं का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि वो उनसे छू करके, उनको स्पर्श करके, उनका अनुभव करके सीखते हैं। और यही एक वजह है कि चाहे हम फ्रॉबेल की बात करें या मॉन्टेसरी की बात करें, इन लोगों ने क्या किया था कि बच्चों को एक ऐसा एटमॉस्फेयर, ऐसा वातावरण दिया था जिस वातावरण में वो सारी चीज़ें मौजूद थी जिनसे वो अनुभव के द्वारा सीख सकते थे, खेल खेल में सीख सकते थे और अपने व्यवहार में परिवर्तन कर सकते थे, जिस अधिगम से ना तो उनके मस्तिष्क में किसी प्रकार का बोझ पड़ता था और वो खेलते हुए चीज़ों को, छूते हुए चीज़ों से, खेलते हुए चीज़ों के साथ रह करके आपस में इंटरेक्शन करके कई बालक जो है ग्रुप बना करके सीखते थे और ये लर्निंग जो है बहुत ही स्थायी होती थी। तो वास्तव में अधिगम ये है। तो ये तो हमने जाना अधिगम का जो एक सामान्य सा अर्थ है। तो अर्थ के बारे में आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट जरूर करें। आगे हम बात करते हैं और इसको स्पष्ट करने के लिए तो कुछ अधिगम की परिभाषाएं मनोवैज्ञानिकों की हैं, उनको अगर हम पढ़ेंगे तो और बेहतर तरीके से हमें समझ में आएगा। पहली परिभाषा है स्किनर के अनुसार। स्किनर कहते हैं कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। लर्निंग इज ए प्रोग्रेसिव प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट। अब यहां पर दो शब्द जो हैं वो शायद आपको समझने में दिक्कत करें। उत्तरोत्तर सामंजस्य, अगर इसको आप समझ लेते हैं तो स्किनर की पूरी परिभाषा आपको समझ में आ जाएगी। उत्तरोत्तर सामंजस्य की जो अंग्रेजी है उसको दिया गया है प्रोग्रेसिव एडजस्टमेंट। प्रोग्रेसिव का मतलब क्या है? प्रगतिशील, एक के बाद एक, लगातार, ऐसे भी हम कह सकते हैं। अर्थात सीखना व्यवहार में लगातार सामंजस्य की प्रक्रिया है। व्यक्ति जैसे जैसे सीखता जाता है या बालक जैसे जैसे सीखता जाता है वो अपने व्यवहार में सामंजस्य स्थापित करता चला जाता है। अर्थात वो हर एक परिस्थिति से एडजस्टमेंट करता हुआ चला जाता है। राइट, तो ये इनकी परिभाषा का अर्थ है। और एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, जब मैं बोर्ड में ये कंटेंट लिखता हूँ, मैटर लिखता हूँ, तो बहुत सारे लोग स्क्रीनशॉट ले करके अपना नोट करके और इसके बाद रट्टा मारना शुरू कर देते हैं। जबकि हर एक मनोवैज्ञानिक, और चाहे वो हमारा एनसीएफ 2005 हो, चाहे आरटी एक्ट हो 2009 हो, सब में एक ही बात कही गई है कि यांत्रिक तरीका, अर्थात जो एक रट्टा मार तरीका है पढ़ाई का, अधिगम का, वो अधिगम का नहीं है। वो सिर्फ एक डिकोड करना कहलाएगा और लोग वही करते हैं। स्क्रीनशॉट लेंगे, नोट करेंगे, उसके बाद रट्टा मारना शुरू। तो ये आपको नहीं करना है। हाँ, मैं कोशिश करूंगा, आप चाहें तो बाद में चीज़ों को नोट कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप चीज़ों को समझेंगे नहीं तो कोई मतलब नहीं है इस क्लास का। ऐसे तो आप बुक्स से भी रट सकते हैं, आप कहीं से भी मैटर लेकर के रट सकते हैं। और सीटेट, खासकर अगर सीटेट एग्जाम की बात करें तो सीटेट एग्जाम में यही चेक किया जाता है कि सच में क्या आपने यांत्रिक तरीके से रट्टा मार करके सीखा है, या आपने अंडरस्टैंडिंग स्थापित की है, या आपने अपनी सूझ का इस्तेमाल किया है। यही चेक किया जाता है और यही एक वजह है। खासकर अगर यूपी के छात्रों की बात करें तो रट्टा मारने में बहुत ही ज़्यादा आगे हैं और ऐसा रट्टा मारते हैं कि वो यूपी टेट जैसे एग्जाम में पास भी हो जाते हैं, अच्छे नंबर भी ले आते हैं। लेकिन अगर हम बात करें सीटेट की, तो सीटेट सिर्फ रट्टा मारना नहीं आपसे पूछता है, वो ये भी देखना चाहता है कि आपने उस कॉन्सेप्ट को, उस विषय वस्तु को कितना उतारा है, कितना उसका समावेशन हुआ, कितना आपने उसको आत्मसात किया हुआ है, ये भी आपको चेक किया जाता है। और यही एक वजह है कि बहुत सारे लोग सीटेट के एग्जाम में, अगर हम सीडीपी या पेडागोजी के पोर्शन की बात करें, तो बहुत सारे क्वेश्चन गलत करके चले जाते हैं, क्योंकि वहां जो है तथ्यात्मक
क्वेश्चन नहीं होते हैं, कंसेप्चुअल टाइप के होते हैं। और अगर आपने थ्योरी पढ़ी है, थ्योरी से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है, बल्कि थ्योरी पर आधारित क्वेश्चन आता है। और चूंकि थ्योरी अगर आपने पढ़ी है तो आपने ये पढ़ा होगा कि सिद्धांत को फला मनोवैज्ञानिक ने दिया है, कब दिया, इनकी बुक्स का नाम क्या है, ये तो आप रट लेंगे। लेकिन उस सिद्धांत को अगर प्रैक्टिकल के तौर पर एक प्रश्न बना दिया जाए और फिर आपसे पूछा जाए कि ये किस सिद्धांत पर काम करता है, तो आप फिर फंस जाते हैं। और इसलिए फंस जाते हैं क्योंकि आपने रटा है, आपने सीखा नहीं है। तो रटना छोड़िए, पढ़ना छोड़िए, बल्कि सीखना शुरू कर दीजिए। तो एक क्लास मोस्टली हम इसीलिए करते हैं कि आप पढ़ें और रटें नहीं, बल्कि आप सीखें। तो हमारा काम सीखना और सिखाने का है, रट्टा मारने का नहीं है, ना ही पढ़ने पढ़ाने का है। राइट, तो इस चीज को जरूर आप ख्याल करके रखिएगा, ध्यान रखिएगा। अगली परिभाषा है वुडवर्थ की। ये कहते हैं कि नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है। जो न्यू नॉलेज है एंड जो न्यू रिस्पॉन्स है। अब अगर आप सीखेंगे तो आपके पास एक नया नॉलेज, नया ज्ञान आएगा और आपका रिस्पॉन्स भी नया होगा। जैसे जैसे व्यक्ति सीखता जाता है वैसे वैसे उसकी प्रतिक्रियाएं भी नई नई होती जाती हैं, अर्थात उसके व्यवहार भी नए नए होते जाते हैं। तो नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है उसी को अधिगम कहते हैं। ये किसकी परिभाषा है? ये वुडवर्थ की परिभाषा है। अब समस्या ये आती है कि परिभाषा को याद कैसे करें। बहुत सारे स्टूडेंट के सवाल ये रहते हैं कि याद कैसे करें। चूंकि आप इस सवाल ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि आप याद करना चाहते हैं। मेरे भाई बहनों, आपको याद नहीं करना है, आपको सिर्फ समझ लेना है और उसके जो मुख्य जो टर्म हैं उनको आपको पकड़ लेना है। जैसे अगर हम स्किनर की बात करें तो स्किनर कहते हैं उत्तरोत्तर सामंजस्य। उत्तरोत्तर सामंजस्य का अर्थ क्या है? अगर यहां पर ये शब्द बदल दिए जाए तो मुझे लगता है कि अधिकतर स्टूडेंट जो है वो स्किनर की परिभाषा को भी गलत करके चले जाएंगे, है ना। क्योंकि वो हमेशा यही देखेंगे कि उनकी परिभाषा में उत्तरोत्तर सामंजस्य लिखा हुआ है। अगर इसके शब्द बदल दिए जाए तो मोस्टली ज्यादातर जो बच्चे हैं वो गलत करके आएंगे। यहां उत्तरोत्तर सामंजस्य शब्द को पकड़ लीजिए, अर्थात लगातार एडजस्टमेंट, लगातार समायोजन, वही क्या है? अधिगम है। अगर हम वुडवर्थ की परिभाषा की बात करें तो आपको याद कितना करना है? आपको सिर्फ इसको समझना है, नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाएं। जब आप खुद सोचिए, अगर आपके पास नया नॉलेज आ जाएगा तो आप उस नॉलेज के अनुसार कार्य करना शुरू कर देंगे। तो नया ज्ञान होगा तो नया रिस्पॉन्स होगा, नया काम आप नए तरीके से करेंगे। राइट, तो ये वुडवर्थ की परिभाषा है। ऐसे ही अगर क्रो एंड क्रो की बात करें तो ये कहते हैं सीखना आदतों, ज्ञान व अभिवृत्तियों का अर्जन है। अब इनकी परिभाषा में 3 शब्द हैं, आदत, ज्ञान और अभिवृत्ति, अर्थात हैबिट्स, नॉलेज एंड एटीट्यूड्स। ये 3 वर्ड आपको याद रख लेने हैं। सीखना क्या है? आदत, आदतों का अर्जन, ज्ञान का अर्जन और एटीट्यूड्स का अर्जन। एटीट्यूड्स को हम अलग से पढ़ेंगे, हालांकि मैं बहुत ही आपको शॉर्ट में बता देता हूं इसको समझने के लिए। एटीट्यूड को आप ऐसे समझ सकते हैं कि हर एक व्यक्ति का जो व्यवहारों का या अनुभवों का, व्यवहारों का नहीं बल्कि अनुभवों का एक संगठन होता है। अनुभवों का एक संगठन जिसे हम व्यू कह सकते हैं, या विचारों का संगठन जिसे हम दृष्टिकोण हिंदी में कह सकते हैं। तो अभिवृत्ति का मतलब, एटीट्यूड्स का मतलब क्या है? एक तरीके का दृष्टिकोण का अर्जन। राइट, तो यहां पर क्या है कि आदतों, ज्ञान व अभिवृत्तियों का अर्जन ही क्या है? सीखना है। ये कौन कहते हैं? ये कहते हैं क्रो एंड क्रो। अगली परिभाषा है गिट्स व अन्न की। तो गिट्स व अन्न क्या कहते हैं? सीखना अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। तो यहां अनुभव और प्रशिक्षण 2 शब्द आपको याद रख लेने हैं, अनुभव और प्रशिक्षण। अनुभव अर्थात एक्सपीरियंस। अगर आप एक्सपीरियंस से सीखेंगे तो वो आपको कभी नहीं भूलेगा, लेकिन अगर आप याद करके सीखेंगे तो जरूर भूलेगा, क्योंकि आपने याद किया है। जो चीज याद की जाएगी वो जरूर भूलेगी, लेकिन जिसका अनुभव किया जाएगा वो कभी नहीं भूलेगी। जैसे अगर आपने कोई चीज खाई है तो उसका आपको अनुभव होगा, लेकिन अगर आपने उस चीज के टेस्ट को सिर्फ किताब में पढ़ा है तो उसको आपने पढ़ा है, उसका अनुभव नहीं किया है, इसलिए आप एक बार भूलने की संभावना बन जाएगी। लेकिन अगर आपने उसका टेस्ट किया है, आपने अपनी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, अर्थात जैसे जीभ है, जीभ का काम क्या है? टेस्ट लेना, स्वाद ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो अगर आपने कोई चीज खाई है, उसका स्वाद लिया है और वो स्वाद आपको बहुत पसंद आया है, तो आप उसको दोबारा कभी भी नहीं भूल सकते हैं। उसके स्वाद का आप अनुभव कर लिए। तो अनुभव द्वारा सीखना यही है, और अनुभव द्वारा अगर आपने एक बार भी सीख लिया तो आप भूलेंगे नहीं, लेकिन याद करके सीखेंगे तो वो सीखना चूंकि है ही नहीं, आपने याद किया है और याद की हुई चीज जरूर भूलती है। लेकिन अनुभव
की हुई चीज कभी भूलती नहीं है, इस बात को बिल्कुल याद रखिए। तो ये दो चीजें प्रशिक्षण अर्थात एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग के द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन होता है उसे हम अधिगम कहते हैं। अकॉर्डिंग टू गेट्स व उनके जो अन्य साथी हैं वो ये कहते हैं। अगली परिभाषा है क्रॉनबेक की, ये कहते हैं सीखना अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन द्वारा व्यक्त होता है। अधिगम कैसे व्यक्त होता है? हम अनुभव किए और अनुभव के परिणाम स्वरूप हमारे व्यवहार में परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं या इसी को सीखना कहते हैं। ये कौन कह रहे हैं? क्रॉनबेक कह रहे हैं। अब अनुभव क्या है, अनुभव के आधार पर कैसे सीखा जाता है, इसके बारे में अगर बहुत ज़्यादा विस्तृत चर्चा करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसलिए फिर कभी हम अनुभव के बारे में, एक्सपीरियंस के द्वारा सीखना, अनुभव द्वारा सीखना क्या होता है, उस पर एक अलग से वीडियो लेकर के आएंगे, तब वहाँ पर हम विस्तृत तरीके से चर्चा करेंगे। हालांकि ये मोस्ट जो इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं, अगर आप अनुभव करके नहीं सीख सकते हैं तो रट करके सीख लीजिए ताकि एग्जाम में पास हो जाए। क्योंकि व्यक्ति, जितने भी स्टूडेंट हैं वो एग्जाम में पास होना चाहते हैं, वो सीखना नहीं चाहते हैं। वो सिर्फ एग्जाम में पास होना चाहते हैं और वो सीटेट के एग्जाम में, यूपीटेट के एग्जाम में। लेकिन एक चीज दोस्तों हमेशा याद रखना कि लाइफ के एग्जाम में तभी पास होंगे जब आप अनुभव से सीखेंगे। इस एग्जाम में तो आप पास हो जाएंगे, लेकिन आगे आने वाले हर एक एग्जाम में आप जरूर फेल होंगे, ये गारंटी है। इसलिए आज से ही अनुभव के द्वारा सीखना शुरू कर दीजिए। आगे हम बात करते हैं अधिगम या सीखने की कुछ विशेषताएं हैं। वो विशेषताएं कौन कौन सी हैं? तो योकम एवं सिम्पसन के अनुसार पहली जो विशेषता है कि सीखना क्या है? संपूर्ण जीवन चलता है। अर्थात सीखना संपूर्ण जीवन चलने वाली प्रक्रिया है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। और विकास के बारे में ऐसा ही कुछ कहा जाता है कि विकास भी क्या है? जीवन पर्यंत चलता है। तो इन दोनों का आपस में क्या संबंध है, नेक्स्ट वीडियो में यही बात करेंगे हम लोग। अगली बात है कि सीखना परिवर्तन है। जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे आपके व्यवहार में परिवर्तन होता चला जाएगा। तो सीखना क्या है? परिवर्तन है। आगे बात करते हैं, सीखना सार्वभौमिक है। तो लर्निंग इज यूनिवर्सल, अर्थात इसके कहने का मतलब यह है कि सीखने के लिए सिर्फ मनुष्य ही नहीं सीखते हैं, जो अन्य जीवधारी हैं, प्राणी हैं, पशु पक्षी हैं, कीड़े मकोड़े हैं, वो सारे के सारे सीखते हैं। अर्थात सीखना क्या है? सार्वभौमिक है। आगे बात करते हैं कि सीखना विकास है। जैसे जैसे आप अधिगम करते जाते हैं वैसे वैसे आपका विकास होता चला जाता है। तो सीखना क्या है? एक तरीके की विकास की प्रक्रिया है। आगे बात करते हैं, सीखना अनुकूलन है। लर्निंग इज एडजस्टमेंट, अर्थात या इसे एडॉप्टेशन भी कह सकते हैं। तो लर्निंग क्या है? जैसे जैसे आप अधिगम करेंगे तो आपके सामने जो नई नई परिस्थितियां आएंगी, उन नई परिस्थितियों से आपको कैसे निपटना है वो आप सीखते जाएंगे। तो एक नई परिस्थिति से आप जब सीखेंगे तो वो जो सीख गए हैं वो आगे आने वाली परिस्थिति में आपको फिर दोबारा एक, आपको ये कह सकते हैं कि एक की देगी, जिससे कि आप एक अलग रास्ता खोज सकें। तो यहाँ सीखना क्या है? अनुकूलन है। जैसे कि स्किनर कहते हैं कि सीखना उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। अर्थात आप जैसे जैसे सीखते जाते हैं नई नई परिस्थितियों से में आप अपने आप को ढालते चले जाते हैं, और जब तक आप नहीं ढाल लेते हैं तब तक आपको बड़ी समस्याएं होती हैं, बहुत ही तकलीफें होती हैं। बड़ा वही एक ऐसा समय होता है जिसे हम स्ट्रगल कह सकते हैं। तो स्ट्रगल कहाँ पे है? स्ट्रगल एक नई परिस्थिति और आप यहाँ पर हैं, एक नई परिस्थिति है और आप हैं, और ये नई परिस्थिति का फेस जब आप करते हैं, इससे आप लड़ते हैं, इसके साथ आप एडजस्टमेंट करते हैं, इसी को स्ट्रगल नाम दिया जाता है। इसी के बीच में क्या होता है? स्ट्रगल। और जब आप इस नई परिस्थिति में अपने आप को बदल लेते हैं, अपने आप को ढाल लेते हैं, तो वो परिस्थिति भी आपके लिए पुरानी हो जाती है और फिर वो आपके लिए समस्या नहीं रह जाती है। हाँ, लेकिन वो आपको एक अनुभव जरूर दे जाती है। वो जो नई परिस्थिति थी जिसको आपने हल किया, जिसको आपने एडजस्ट किया, जिसमें आपने समायोजन किया अपने आप का, वो आपको एक नया अनुभव देती है। और उस नए अनुभव के आधार पर वो, चूंकि अब वो नया अनुभव था लेकिन वो पुराना होगा, और जो नया फिर नई समस्या आएगी तो आप पुराने उस अनुभव से उस नई समस्या को फिर हल करते जाएंगे। और इसी तरीके से जीवन में हर एक आने वाली समस्या का समाधान व्यक्ति करता रहता है। तो सीखना क्या है? एक तरीके का अनुकूलन है। आगे बात करते हैं कि सीखना अनुभवों का संगठन है। सीखना क्या है? अनुभवों का संगठन है। जैसे कि मैंने कहा कि एक अनुभव, एक नई परिस्थिति आई, एक नई समस्या आपके सामने आई, आपने उस समस्या से लड़ा, आपने उस समस्या से कुछ सीखा, आपने उस समस्या में समायोजन किया, सामंजस्य स्थापित किया, तो आपको एक क्या होगा? एक आपको अनुभव उस चीज का होगा कि हाँ, मैं गलती कर रहा था, इसको ऐसे करना चाहिए था, मैं सीख गया हूं। तो वही आपका एक अनुभव है, और ये अनुभव फिर आगे आने वाले जो नई परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों से लड़ने में मदद करेगा। और इस तरह से
एक फिर दोबारा एक नई परिस्थिति जब आपके सामने आएगी, उससे फिर आप एडजस्टमेंट करेंगे, तो वो भी अनुभव आपके पास होगा। और इस तरीके से व्यक्ति अपने जीवन में अनुभवों का संगठन करता हुआ चलता है। तभी तो कहते हैं कि जो व्यक्ति परिस्थितियों से ज़्यादा लड़ता है, जो व्यक्ति स्ट्रगल ज़्यादा करता है, उसके पास अनुभवों का ज़्यादा संगठन होता है। और वही व्यक्ति फिर अनुभवी कहलाता है, जो कि जीवन का अनुभव उसको सबसे अधिक होता है। और वही व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं एक दूसरे व्यक्ति का मार्गदर्शक बनता है, वही एक पथ प्रदर्शक बनता है, वही एक सच्चा गुरु बनता है। क्योंकि उसने समस्याओं से लड़ा है, उन समस्याओं में समायोजन स्थापित किया है, उन समस्याओं में से उसने सीखा है, उसने अनुभव इकट्ठे किए हैं और उन अनुभवों को वो दूसरों से शेयर करता है। हालांकि अनुभव को शेयर नहीं किया जा सकता है, जिस बात का अनुभव हुआ है, जैसे अनुभव हुआ है, अर्थात जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को शेयर किया जा सकता है। और उस प्रोसेस को सीख करके बहुत सारे लोग हैं जो अपने जीवन को भी सफल बनाते हैं। आगे बात करते हैं कि सीखना उद्देश्यपूर्ण है। अगर आपके जीवन में कोई गोल नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, तो मुझे लगता है कि सीखने की प्रक्रिया उतने तेजी से नहीं होगी जितना गोल निर्धारित हो जाने पर हो जाएगी। कई बार स्टूडेंट अपने करियर को लेकर के कंफ्यूज रहते हैं, अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें, अब कौन सा फॉर्म अप्लाई करें, अब किसकी तैयारी करें। तो इसी वजह से क्या है कि वो डिस्टर्ब रहते हैं और चूंकि कोई एक गोल निश्चित नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो डिस्टर्ब रहते हैं। और इस डिस्टर्बेंस के पीछे बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि क्या है, बेरोजगारी है ना। बेरोजगारी एक बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस है। स्टूडेंट चाहता है कि हम हर तरफ कोशिश करें, कहीं ना कहीं हो जाएगा। लेकिन आपकी बात सही है, आपकी सोच सही है, लेकिन मेरा जो मानना है वो ये है कि जब तक आप एक गोल स्थापित नहीं करते हैं, तब तक आप जो है उसके लिए आप सही से लग नहीं पाते हैं। तो आप भले एक तमाम फॉर्म अप्लाई करिए, लेकिन ये देखिए कि इन सभी वैकेंसियों में सिलेबस कैसा है। जिनमें सिलेबस सेम हो, लगभग सेम हो, आप सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना एक गोल निश्चित करिए और उसको पढ़ते जाइए। तो अगर आपने अपना एक लक्ष्य निर्धारित कर लिया है, तो फिर आपका सीखना आसान हो जाएगा, आपका सीखने में मन भी लगेगा। तो इसलिए सीखना कैसा है, उद्देश्यपूर्ण है। बिना उद्देश्य के सीखना सही से नहीं होता है। और सीखना विवेकपूर्ण है। देखिए, सीखने में सोच समझ का भी प्रयोग होता है। समझ करके, सोच करके, तर्क करके, चिंतन करके, अपने विवेक का इस्तेमाल करके जो चीज़ें सीखी जाती हैं वो अधिक स्थायी होती हैं, अधिक समय तक याद रहती हैं। इसलिए ये हमेशा याद रखिए कि सीखने में अपने विवेक का इस्तेमाल जरूर करें। तो हमने यहाँ पर बात की अधिगम या सीखने की विशेषताओं की। आगे हम बात करते हैं कि अधिगम की प्रक्रिया क्या होती है, या सीखने की प्रक्रिया के सोपान क्या होते हैं, स्टेप्स ऑफ लर्निंग प्रोसेस वो कौन कौन से हैं। अब ये जो प्रोसेस है, ये जितने भी अधिगम के सिद्धांत हैं उन्हीं पर आधारित हैं। हालांकि मैं सिद्धांतों को भी पढ़ाऊंगा, लेकिन चूंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं विकास और अधिगम में संबंध क्या है, इसलिए मैंने सोचा कि एक बार अधिगम को पढ़ा देते हैं और फिर हम बात करेंगे विकास और अधिगम में संबंध क्या है। तो यहाँ सोपान का मतलब क्या होता है, पहले ये समझ लीजिए। सोपान का मतलब होता है कि एक के बाद आने वाला, अर्थात बारी बारी से आने वाला ना। पहला स्टेप, जैसे सीढ़ी होती है ना, सीढ़ी, बिना एक सीढ़ी के दूसरी सीढ़ी का कोई मतलब नहीं है, राइट। अर्थात बिना किसी एक चीज के दूसरे का मतलब जब खत्म हो जाए, एक दूसरे से रिलेटेड हो, अर्थात एक सीढ़ी चढ़े फिर तभी दूसरी चढ़ पाएंगे, तभी तीसरी चढ़ पाएंगे, तभी चौथी चढ़ पाएंगे। इस तरीके से जब आप जाएंगे तो इसको हम बोलेंगे सोपान। अर्थात किसी एक पॉइंट का दूसरे से संबंध होना, दूसरे पॉइंट का पहले वाले से संबंध होना, तीसरे वाले का पहले और दूसरे से संबंध होना, चौथे वाले का पहले दूसरे तीसरे से संबंध होना। इस तरह से अगर हम पढ़ेंगे, समझेंगे, तो उसे हम सोपान कहते हैं, राइट। हम बात करते हैं पहले सोपान की। पहला सोपान है अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। यहां कहने का मतलब यह है कि अधिगम की प्रक्रिया में सबसे पहले मोटिवेशन आता है। और ये यहाँ पर अभिप्रेरणा का होने का मतलब क्या है कि जो चीज़ आप सीखना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आप उससे मोटिवेट, आप जो करना चाहते हैं कहीं ना कहीं उसके पीछे मोटिवेशन है। आप अगर एक शिक्षक बनना चाहते हैं तो शिक्षक बनने के पीछे कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार का मोटिवेशन जरूर है। तो सीखने में सबसे पहले मोटिवेशन आता है, सबसे पहले अभिप्रेरणा आती है, जो आपके अंदर एक प्रकार के प्रेरक को जन्म देती है और ये प्रेरक आपको काम करने के लिए बाध्य कर देते हैं, राइट। तो ये अभिप्रेरणा बहुत ही जरूरी है व्यक्ति को सीखने के लिए। अगला है उद्देश्य। तो अब यहां पर अगर आपके गोल सेट है, अगर आपका लक्ष्य सेट है कि हमारा लक्ष्य यही है, तो आप क्या है, दिशा भटकेंगे नहीं कि मुझे इधर भी जाना है, इधर भी जाना है, उधर भी जाना है,
नहीं, अगर आपका गोल निश्चित है तो आप उस गोल को प्राप्त करने में भले ही वक्त लगा दें, भले ही आपको कछुआ चाल से चलना पड़े, लेकिन आपको यह तो पता है कि मुझे जाना इसी तरफ है। क्यों? क्योंकि आपको गोल निश्चित है, आपका लक्ष्य निश्चित है कि हमारा लक्ष्य इसी तरफ है और हमें इसी तरफ जाना है। भले ही खरगोश की चाल नहीं, भले ही कछुआ की चाल आप चलें धीरे धीरे, लेकिन आप दिशा तो नहीं भटकेंगे। क्यों नहीं भटकेंगे? क्योंकि आपने अपना उद्देश्य निर्धारित कर रखा है। इसलिए सीखने के लिए उद्देश्य का होना बहुत जरूरी है। अगर उद्देश्य निर्धारित है तो आप आसानी से उस चीज को जरूर पाएंगे, भले ही वक्त लगे। अगली बात है बाधा। तो बाधा है वो भी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि समस्या ना आए उनके सामने, बाधाएं ना आए, लेकिन मेरे दोस्तों बाधाओं का आना आपके जीवन में जरूरी है। क्योंकि जब तक बाधाएं नहीं आएंगी तब तक आप गलतियां नहीं करेंगे और तब तक आप गलती करके सीखेंगे नहीं। जब तक बाधाएं नहीं आएंगी आप स्ट्रगल नहीं करेंगे। जब तक बाधाएं नहीं आएंगी आप अपने सूझ का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप भूल और प्रयत्न थ्योरी का जो सिद्धांत है उसको फॉलो नहीं करेंगे तो आप नई नई चीजों को कैसे सीखेंगे? इसलिए तीसरा जो सोपान है वो है बाधा। आपके सामने बाधाएं भी आएंगी और उन बाधाओं से लड़ने के लिए आप छटपटाएंगे। बहुत सारे लोग तो देखिए यहां हम पढ़ जरूर रहे हैं अधिगम की प्रक्रिया, लेकिन ये आपके जीवन से भी रिलेटेड है, एक तरीके का मोटिवेशन भी आपके लिए है। इसलिए आप बहुत ही समझिए ध्यान से इसको। बहुत सारे बच्चे जो हैं अपने लाइफ में सफल होने के लिए तैयारी कर रहे हैं, लेकिन यहां आते आते वो धड़ाम हो जाते हैं, वो गिर पड़ते हैं जब उनके सामने बाधाएं आती हैं और वो वापस चले जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो अपने का मनोबल नहीं डाउन करते, अपने आप को मजबूत बनाए रखते हैं और इन बाधाओं को पार करने के लिए कुछ समाधान खोजते हैं। दुनिया में हर एक चीज का समाधान है, लेकिन अगर आप सोचें तो, अगर आप आगे बढ़ना चाहें तो ऐसा कोई चीज नहीं है जिसका समाधान ना हो। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या हैं कि जो हार नहीं मानते हैं, इन बाधाओं से लड़ने के लिए विभिन्न प्रकार की अनुक्रियाएं करते हैं, वेरियस एक्सप्लोरेटरी रिस्पॉन्स करते हैं। और ये वही लोग करते हैं जो कोशिश करते हैं, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वो इसी वजह से नहीं होती है क्योंकि वो कोशिश करना बंद नहीं करते हैं। और यही कोशिशें क्या कहलाती हैं? विभिन्न संभावित अनुक्रियाएं। अर्थात अपने उद्देश्य, अपने गोल को पाने के लिए जो भी करना पड़े, जो भी संभावित प्रक्रियाएं, जो भी संभावित कार्य करने पड़े, उन्हें हम नाम देंगे विभिन्न संभावित अनुक्रियाएं। और इन विभिन्न संभावित अनुक्रियाएं करते 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 हमें जब हमारी समस्या का समाधान मिल जाता है तो हम बहुत एक्साइट होते हैं, हम बहुत ही उत्तेजित होते हैं, बहुत ही आंतरिक एक खुशी मिलती है, एक आंतरिक आनंद हमें मिलता है कि हम सफल हुए। तो इसी को बोलते हैं रीइंफोर्समेंट, पुनर्बलन। अर्थात आपकी विभिन्न संभावित अनुक्रियाओं में से ही कोई एक ऐसी अनुक्रिया होगी, कोई एक ऐसा काम होगा जो आपको सफल बना देगा और यह सफल काम आपको पुनर्बलन देगा, रीइंफोर्समेंट देगा। और आप बाकी की जितनी सारी चीजें हैं, जो फालतू की अनुक्रियाएं आपने की थी जिनसे आपको कुछ भी सीखने को नहीं मिला, लेकिन अगर हम फिलॉसफी की बात करें तो जो बाकी की अनुक्रियाएं थी जिनमें आप असफल हुए, कहीं ना कहीं वो भी कोई ना कोई अनुभव दे के जाती हैं। और वो ये अनुभव दे के जाती हैं कि ये काम जो मैंने सीखा है ये इस तरीके से नहीं किया जा सकता है, इस तरीके का अनुभव वो दे करके जाती हैं। तो ये पुनर्बलन जब हमें मिलता है तो हम बाकी की चीज़ों को छोड़ करके अब हमेशा के लिए उस अनुक्रिया को याद रखते हैं। आपने स्किनर का क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत पढ़ा होगा, उसको जब आप पढ़ेंगे, पुनर्बलन थ्योरी पढ़ी होगी, वही बात यहां पर दी गई है। मैंने पहले ही बताया था कि ये सारी जो प्रोसेस है वो जो अधिगम के सिद्धांत है उन्हीं पर आधारित है। तो बिल्ली वाला आपने देखा होगा, प्रैक्टिकल जब किया जाता है तो बिल्ली बहुत छटपटाती है, बहुत सारी गलतियां करती है और बाद में ये होता है कि वो एक ऐसी गतिविधि करती है जिससे कि उसे भोजन प्राप्त हो जाता है। तो बाकी की जो गलतियां थी उनको भूल जाती है और बाद में वो वही वाली अनुक्रिया को याद रखती है जिस अनुक्रिया से उसको पुनर्बलन मिला था, पुनर्बलन या प्रोत्साहन मिला था। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि विभिन्न संभावित अनुक्रियाएं व्यक्ति करता है अपने जीवन में और जब वो सफल होता है तो वो एक तरीके का उसके लिए पुनर्बलन होता है। और इसी तरह से व्यक्ति क्या करता है, अपने जीवन में विभिन्न प्रकार के अनुभवों को, विभिन्न प्रकार के अधिगमों को अपने जीवन में मस्तिष्क में अपने रखता चला जाता है और वो एक अनुभवी व्यक्ति बनता है। ठीक है, तो ये अधिगम की प्रक्रिया इस तरह से चलती है। आपने देखा ये अधिगम की प्रक्रिया ऐसे चलती है: अभिप्रेरणा, उद्देश्य, बाधा, विभिन्न संभावित अनुक्रियाएं, पुनर्बलन और संगठन। तो हमने बात की इसमें अधिगम के अर्थ की, अधिगम की परिभाषाओं की, अधिगम या सीखने की विशेषताएं क्या हैं और अधिगम की प्रक्रिया क्या है। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। और
आपके सजेशंस आमंत्रित हैं। अगर आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं या आपको वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट जरूर करें। वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।